हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। क्लास 8 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। वहां हम लोगों को बताया जाता है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है या सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, सेल जो है उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ कंसीडर किया जाता है। इन सभी बातों से सिर्फ एक चीज हमें समझने को मिलती है और वो ये कि अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम सेल बोल रहे हैं, वो जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग स्ट्रक्चर सिंगल सेल से ही क्यों ना बना हो। अगर सिंगल सेल है तो वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा है या बैक्टीरिया है, ठीक है, पैरामीशियम है। या फिर वो जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेल्युलर, जैसे ह्यूमंस हो गए, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स आर देयर। तो जो लिविंग स्ट्रक्चर होगा उसमें सेल जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या रिपीटिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो आइए सेल को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल का। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो रिलेटेड है किससे? रॉबर्ट हुक नाम से एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में, इन 1665 फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया। किसमें डिस्कवर किया? इन ए थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क की एक थिन स्लाइस में फर्स्ट टाइम सेल्स को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब बात आ जाती है यहां पर कोर्क क्या है। कोर्क इज एक्चुअली मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कुछ पेड़ों की जो बार्क होती है, आउटर कवरिंग जो होती है स्टेम की, ठीक है, उससे कॉर्क बनाया जाता है, उसको कॉर्क ही बोलते हैं। और एक्चुअली जैसे आप लोगों ने टॉम एंड जेरी या कुछ दूसरे कार्टून्स जो हैं उनके अंदर देखा होगा कि वो बॉटल के ऊपर एक लकड़ी का सा स्ट्रक्चर, बॉटल को बंद करने के लिए ढक्कन के तौर पर यूज किया जाता है। वो जो लकड़ी से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो होता है कॉर्क, और एक किससे अवेलेबल होता है? बार्क ऑफ ट्री से। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क की एक थिन स्लाइस जो थी वो ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड a thin slice of cork under माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया। एंड व्हाट ही फाउंड आउट एट दैट टाइम, ही ऑब्जर्व्ड दैट द कॉर्क consist of large number of small chambers. He observed that the cork consists of large number of small chambers. छोटे छोटे कई chambers हैं which provide it a honeycomb like structure. Yeah, appearance.
रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, जब उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा तो उन्हें पता लगा कि जो कॉर्क है उसमें बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर में छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो चैम्बर्स हैं ये कॉर्क की विच प्रोवाइड इट का मतलब फॉर कॉर्क यूज हो रहा है। ये जो छोटे छोटे चैम्बर हैं ये कॉर्क को हनीकॉम्ब की तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? हनीकॉम्ब की तरह की, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जैसे छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं वैसी सी अपीयरेंस कॉर्क के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में रॉबर्ट हुक को ऑब्जर्व हुई, कुछ इस तरह की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इन चैम्बर्स को नाम दे दिया क्या? सेल। अब सेल का मतलब क्या होता है? सेल बोला जाता है ए लिटिल रूम, एक छोटे से कमरे को हम सेल बोलते हैं। एक छोटी सी जगह जो चार दीवारी से घिरी हो उसे सेल बोला जाता है। चूंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे चैम्बर जो कि वॉल से कवर्ड थे, वॉल से सराउंडेड थे, वो ऑब्जर्व किए, इसलिए रॉबर्ट हुक ने इन चैम्बर्स को नाम दे दिया क्या? सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये जो स्ट्रक्चर्स देखी थी वास्तव में वो लिविंग सेल्स नहीं थे। they were not living cells। इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो थे सेल वॉल। चूंकि कॉर्क जो है वो डेड टिश्यू था, यानी कि इसके अंदर कोई लिविंग सेल प्रेजेंट नहीं था। तो रॉबर्ट हुक ने जो चीजें ऑब्जर्व की, वो जो छोटे छोटे चैम्बर्स उन्होंने देखे, वास्तव में वो सेल नहीं थे। लेकिन इससे एक अंदाजा हो गया कि जो स्ट्रक्चर था कॉर्क का वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, जिनको सेल बोला इन्होंने। ठीक है, अब बात यहां आ गई कि अगर रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व नहीं किया तो फर्स्ट लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया? तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय Anton von Leeuwenhoek। First living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek। Anton von Leeuwenhoek। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा गया था वो देखा था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। कब? 1674 में इन पॉन्ड वाटर। किस में देखा गया था? पॉन्ड वाटर में। अब क्या था कि रॉबर्ट हुक ने और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने जब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी जो थी कि हम भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पाए, कुछ नई चीज का पता लगा पाए। उन्होंने भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके और जो ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते थे उनको देखना स्टार्ट किया। उसकी वजह से कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम नहीं देख पाए थे उससे पहले कभी, वो डिस्कवर किए गए। तो अगला नाम मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं उस साइंटिस्ट का जिन्होंने कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल को डिस्कवर किया। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज एक्चुअली न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल को डिस्कवर किया। कब? 1831 में। 1831 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट थे। माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि साइज जो था वो इवन सेल से भी छोटा था। तो
अभी यहाँ पर उन सभी को अगर डिस्कस करेंगे तो ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन्हीं एक बार नेम्स को यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आगे सेल के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को करेंगे तो उसी समय उनके डिस्कवरर का नाम भी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर बस मैं एक नाम और लिखना चाहूंगा जो कि एनसीईआरटी में स्पेसिफाई किया गया है, मिस्टर परकिंजी। परकिंजी साहब ने क्या किया था, इन्होंने कॉइन की थी एक टर्म थी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम से एक टर्म जो थी वो प्रोवाइड की, और इस प्रोटोप्लाज्म टर्म का मतलब है लिविंग मैटर ऑफ ए सेल, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल भी आप बोल देते हैं इसको। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट लिविंग मैटर को बोला जाता है। ठीक है, और ये टर्म किसने दी, परकिंजी नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया। यहां डिस्कवरी ऑफ द सेल में इतना ही। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। अब देखिए, इन सभी साइंटिस्ट ने, खास तौर पर रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, इनका नाम हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इनके साथ साथ उसी कंटेम्परेरी टाइम के काफी सारे साइंटिस्ट और भी थे जो अपने अपने लेवल पर इन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इनमें दो और बहुत फेमस नाम आते हैं, स्क्लीडन एंड स्क्वान। स्क्लीडन एंड स्क्वान, स्क्लीडन एंड स्क्वान जो थे ये दो जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे। स्क्लीडन जो थे ये जर्मनी में प्लांट्स की स्टडी करने वाले एक बॉटनिस्ट थे, जबकि स्क्वान जो थे वो भी जर्मनी से एनिमल्स के ऊपर स्टडी करने वाले एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्क्लीडन ने थोरोली प्लांट्स को स्टडी किया, प्लांट्स के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। प्लांट्स की कंप्लीट स्टडी करने के बाद में अपने कुछ पॉइंट्स जो थे इन्होंने उस स्टडी में से डेवलप किए, और उन्हीं की तरह स्क्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपनी स्टडीज कंडक्ट की। इन्होंने भी उसी तरह की स्टडी, जैसे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनिमल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, तो इन्होंने भी उसी तरह की स्टडी कंडक्ट की, लेकिन किस पर, प्लांट्स पर नहीं, किस पर, एनिमल्स पर। ठीक है, तो स्क्लीडन एंड स्क्वान, स्क्लीडन ने ये काम किया था 1838 में, जबकि स्क्वान ने ये काम किया था 1839 में। और इन्होंने क्या देखा कि बेशक वो प्लांट्स, स्क्लीडन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी कंडक्ट की थी, स्क्वान ने एनिमल्स के ऊपर स्टडी कंडक्ट की थी, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट्स थे उस स्टडी के वो सिमिलर थे। कहने का मतलब, जैसे रिजल्ट स्क्लीडन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट से रिलेटेड जो रिजल्ट्स स्क्लीडन को प्लांट्स में मिले, वही रिजल्ट्स स्क्वान को एनिमल्स में मिले। तो इन्होंने अपने रिजल्ट्स को कंपाइल कर दिया और 1839 में इन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में ये वो पॉइंट्स बताते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमन थे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, सेल थ्योरी। तो जो स्क्लीडन और स्क्वान ने मेन पोस्टुलेट्स रखे थे वो क्या थे, वो देखिए, यहां ऊपर लिख देते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स का मतलब वो जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर क्या पॉइंट्स दुनिया को बताए गए। सबसे पहला पॉइंट, all organisms whether plants or animals
all are made up of, they are made up of small units called cell. पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि चाहे प्लांट को स्टडी कर लीजिए, चाहे एनिमल्स को स्टडी कर लीजिए, यानी कि हर तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बना है और उन यूनिट्स को सेल का नाम दिया जाता है. दूसरा पॉइंट जो ये बताते हैं, ऑल द एक्टिविटीज of an organism, all the activities of an organism are the sum total of the actions या activities of cell, of its cells. ठीक है. दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, बोल रहा है, सो रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शन वास्तव में उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट मिलियंस ऑफ सेल्स की कंबाइंड एक्टिविटी की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहे हैं. ये सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट था. पहला पॉइंट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स whether they are plants or animals are made up of small units called cell. और दूसरा पॉइंट, all the activities of an organisms are the sum total of the activities of its cell. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिस भी तरह की एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी वास्तव में उसकी बॉडी में प्रेजेंट सेलुलर एक्टिविटीज की कॉम्बिनेशन से होती है. ठीक है. एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, दैट a cell consists of cell membrane, cytoplasm, nucleus and other organelles with or without cell wall. तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो वो क्या है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एक सेल जो है वो उसके कंपोनेंट क्या क्या इन्होंने बताए, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस होगा, दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. प्रेजेंट होगी कौन किस तरह के सेल्स में, प्लांट सेल्स के केस में वो प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल सेल्स के केस में वो प्रेजेंट नहीं होती है. ये पॉइंट भी स्क्लीडन एंड स्वान ने ही दिया था. कुछ बुक्स में ये आपको थर्ड पॉइंट मिल जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है. ठीक है. तो स्क्लीडन एंड स्वान के ये मेन पॉइंट्स थे, लेकिन स्क्लीडन एंड जो स्वान थे ये नहीं बता पाए कि सेल्स बनते कैसे हैं. ठीक है. ये काम किया स्क्लीडन एंड स्वान की कमी क्या थी, ये चीज नहीं बता पाए कि जो सेल्स हैं वो बनते कैसे हैं, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं. तो 1855 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वेर्को. इन 1855 रुडोल्फ विर्को ने 1855 में एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला. ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. रुडोल्फ विर्को ने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला,
इसका मतलब क्या है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो पहले से प्रेजेंट सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑन ये जो पॉइंट था रुडोल्फ विर्को का, ये भी सेल थ्योरी में ऐड कर लिया गया। और इसी तरह बाद में कई साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने सेल्स को लेकर के अपने कुछ पॉइंट जो थे वो दुनिया के सामने रखे और धीरे धीरे उन सभी को सेल थ्योरी में कंपाइल किया गया। तो आज जो सेल थ्योरी है उसे हम मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ स्क्लीडन एंड स्टोन के पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि रुडोल्फ विर्को है या उसके बाद में जो साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट दिए उन साइंटिस्ट का भी नेम है। ठीक है, तो यहां पर हम सेल थ्योरी के कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं और इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए सेलुलरिटी का मतलब है सेलुलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेलुलरिटी का मीन्स मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उनकी बॉडी में सेल्स कितने हैं, कितने सेल्स से मिलकर के वो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो बनी है। तो सेलुलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर दो कैटेगरीज जो है वो प्रेजेंट हैं, टू कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहली है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया बैक्टीरिया, या मैं लिख दूं यहां यूग्लेना, या मैं लिख दूं यहां अमीबा, या मैं यहां लिख देता हूं यीस्ट। ऑल दीज आर एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे जो केस है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। मैनी मैंने इसलिए लिखा कि 2 या 3 या 5 सेल्स से मिलकर के बॉडी नहीं बनी होगी, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल हम फंजाई पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हमने यहां यीस्ट का एग्जांपल लिखा। यीस्ट जो है ये एकमात्र ऐसा ग्रुप ऑफ फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, वरना बाकी की जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स ये मल्टी सेलुलरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है एक, कुछ लोग पूछ सकते हैं आपसे कि अगर यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया है या अमीबा है या यीस्ट है वो भी सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर मल्टी सेलुलरिटी डेवलप करने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, अगर एक सेल से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इफ ए सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, देन व्हाई मल्टी सेलुलरिटी इज डेवलप्ड? वो क्यों डेवलप की गई? तो यहां पर देखिए इस बात का आंसर क्या है
कि ह्यूमन बॉडी है, हम लगा देते हैं ह्यूमन बॉडी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑर्गेनिज्म को। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई तरह के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े भी होंगे 2 4 5 तरह के ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम है। हर ऑर्गन सिस्टम में क्या है, कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लेते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने उसमें पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ईसोफेगस भी है जी, स्टमक भी है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लीवर भी उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स जो बनते हैं वो बनते हैं टिश्यूज से। किससे बनेंगे, टिश्यू से, और टिश्यूज जो हैं वो मिलकर के बनते हैं किससे, सेल्स से। यानी कि यहाँ पर आपको एक हायरार्की जो है वो रिप्रेजेंट करती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है वो बता दिया गया है। सबसे बेसिक यूनिट हमने यहाँ पर लिखी सेल्स। अब ध्यान से सुनिए कि जो सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक ही सेल है, उसके अंदर तो सीधा यहां से बात आ गई क्या, ऑर्गेनिज्म की। अगर किसी वजह से एक सेल की डेथ हो गई तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर गया। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चूंकि बना ही एक सेल से है, तो अगर किसी तरह का कोई मिस हैपनिंग उस सेल के साथ होती है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया एकदम से और उस चेंज को वो सेल टॉलरेट नहीं कर पाया, तो जैसे ही वो सेल मरेगा, उस सेल के मरने के साथ ही ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल से नहीं बने, 2 5 10 सेल से नहीं बने, लाखों करोड़ों सेल से वो बने। तो अगर किसी तरह का कोई चेंज आता है, किसी वजह से कोई नुकसान हो जाता है सेल्स को, और कुछ 1000 2000 10,000 15,000 सेल्स अगर डैमेज हो भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो भी कई सारे लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड हैं स्ट्रक्चर्स। कुछ सेल्स के मरने से ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। मान लेते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कट लग गया, ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, लेकिन कट जो है वो थोड़े टाइम के बाद रिकवर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उन सेल्स की मरने की वजह से, उन सेल्स की डेथ होने की वजह से हमारी ही डेथ हो जाए। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम्स, दे प्ले स्पेसिफिक रोल्स in body and carry out specific functions। आप लोगों ने 8th में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका काम है फूड का ब्रेकडाउन। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका काम है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन्स हैं उनका काम है वेस्ट के को रिमूव करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, उनका काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। ऐसा तो नहीं पढ़ा कि आपने हार्ट जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करवा रहा हो, या लंग्स जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा हो। ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता कि किसी के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है वो डाइजेशन का काम करवा रहा है। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शनिंग को शो कर रहे हैं। अब डाइजेशन का काम अगर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो डाइजेशन का काम सिर्फ यही ऑर्गन्स जो है वो करेंगे। ऐसा नहीं है हार्ट भी डाइजेशन करेगा, लंग्स भी डाइजेशन, नहीं जी, वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं जब कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि हर वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। द ओवरऑल वर्क इज डिवाइडेड अमंग द सेलुलर ग्रुप्स। ठीक है, अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम क्या है, सेल्स के ग्रुप ही तो है।
ठीक है। सेलुलर ग्रुप्स के अंदर वो काम डिवाइड कर दिया गया है और डिवीजन की वजह से जो काम है वो बड़े एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती है, इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से किसी वर्क को कर पाएगी एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेचारे एक सेल लेकर के बैठे हैं, एक सेल है वही डाइजेशन का काम कर रहा है, वही रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, वही ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा पूरे सेल के अंदर, वही एक्सक्रीशन का भी रोल करेगा, वही कंट्रोल भी करेगा हर फंक्शनिंग को। तो वहां जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मल्टी सेलुलरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। आप खुद भी देख लीजिए, आपको पढ़ाने के लिए 6 सब्जेक्ट्स एक ही टीचर तो नहीं पढ़ाता। आपके स्कूल में 5 या 6 सब्जेक्ट आपको एक क्लास में पढ़ने पड़ते हैं। वो 5 या 6 सब्जेक्ट हो सकता है 8 से 10 टीचर्स पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 के 5 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि एक टीचर अगर पढ़ाएगा तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर को शो किया जाता है ताकि हर वर्क जो है वो एफिशिएंटली करवाया जा सके और सर्वाइवल बेनिफिट मिले उसका, ठीक है। तो यहां पर सेलुलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स का जो कंसेप्ट है वो हमने कर लिया कंप्लीट। हमने अभी तक डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ ली है, हमने सेल थ्योरी पढ़ ली है, सेलुलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में आपके लिए हाजिर है वो है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। देखिए यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, एक शेप से रिलेटेड है, तो पहले शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ द सेल का मतलब आउटलाइन। हम बोल सकते हैं कि एक जो सेल है वो बाहर से देखने पर किस तरह की शेप है, उसकी आउटर लाइन क्या है, आउटर लाइन क्या है, किस तरह से वो दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो द सेल्स हैव वेरियस शेप्स, उनके अंदर कई तरह की शेप जो है वो देखने को मिलती है, और कुछ सेल्स तो ऐसे हैं जिनकी कोई शेप ही नहीं है, वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब शेप इज नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल शेप है, यानी कि वो अपनी आउटलाइन को, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है इसके वो है अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी अमीबा की तरह ही इर्रेगुलर शेप के होते हैं, उनकी भी शेप चेंज होती रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स की जब हम बात करें तो दे हैव देयर फिक्स्ड शेप, उनकी शेप फिक्स होती है। हाँ, शेप वेराई कर सकती है, दे मे बी स्फेरिकल, वो स्फेरिकल हो सकते हैं ऐसे गोल, दे मे बी इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब ऐसे जैसे नर्व सेल का होता है, सिलेंड्रिकल की तरह होती है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चेंज है सिलेंड्रिकल से अलग। कुछ पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है, कुछ पार्ट जो उसकी शेप थोड़ी इरेगुलर टाइप की आ जाती है, जैसे ये नर्व सेल का कंसेप्ट जो शेप है वो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं जी, स्पिंडल शेप हो सकते हैं जी,
सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल सिलेंडर की तरह। स्पिंडल शेप है जिसमें एंड्स जो है वो पॉइंटेड होंगे और मिडिल पार्ट जो है वो थिक होगा, ठीक है। या बाइकॉनकेव, हालांकि राउंडेड स्फेरिकल होते हैं वो, आप लोग पढ़ते हैं आरबीसी, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप का मतलब मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल लिख देते हैं इसके आगे। स्फेरिकल शेप है, जैसे पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। ये नर्व सेल हो गया, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं। और बाइकॉनकेव, ये तो बहुत ही फेमस है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ अवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी शेप बाइकॉनकेव होती है, ठीक है। तो इनकी जो शेप है वो वेराई करती है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एक ही शेप के होंगे, एक ही साइज के होंगे। हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, अलग अलग तरह के 200 के आसपास सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी शेप बहुत बड़े लेवल पर वेराई करती है। आप देखेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू के ही 4-5 डिफरेंट शेप्स मिलते हैं। मसल्स 3 तरह की होते हैं, तीनों की शेप अलग है। एरियोलर टिश्यूज के अंदर कई तरह के सेल्स मिलते हैं, उनकी शेप अलग है, ठीक है। आरबीसी अलग शेप की है, डब्ल्यूबीसी अलग शेप की है, स्केलेटल मसल अलग शेप की है, स्मूथ मसल्स अलग शेप की है, नर्व सेल अलग शेप के हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी शेप और साइज वेराई कर सकता है, ठीक है। तो ये शेप से रिलेटेड बात है। दूसरा पॉइंट जो इसमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है वो क्या है, साइज, ठीक है। साइज ऑफ सेल को अगर हम पढ़ें, साइज ऑफ सेल्स, तो देखिए आप लोगों ने 8th में पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये जनरली 1 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनकी रेंज जो है वो ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर, मोस्टली हम बोलेंगे जनरली 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें ये 1 मीटर तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे अंदर ही पाए जाने वाली सियाटिका नर्व में जो नर्व सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 90 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सेल्स की यहां पर साइज रेंज जो है वो लिख देता हूं। जैसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO या माइकोप्लाज्मा। ये PPLO मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट सेल है और इसकी रेंज है जी 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ओके। बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरियल सेल विल वेराई फ्रॉम, बैक्टीरिया की जो साइज है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर वेराई करता है। हमारी बॉडी में आरबीसी है, उसका जो साइज है वो 7 to 8
माइक्रोमीटर है। हमारे ही बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट है जो अप्रोक्सीमेट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 90 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल होता है, अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर। ओके, तो लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। प्लांट्स की अगर हम बात करें, देखिए एसिटाब्यूलेरिया है, एसिटाब्यूलेरिया जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। एल्गी है ये, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली अम्ब्रेला शेप्ड एल्गी है। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसमें पाए जाने वाले कुछ फाइबर्स जो हैं वो 1 मीटर से भी ज्यादा लेंथ के पाए जाते हैं, मोर देन 1 मीटर, यानी कि द साइज ऑफ द सेल्स आल्सो वेराई ग्रेटली। लेकिन अगर आप बात करेंगे आरबीसी की, तो आरबीसी 7 to 8 माइक्रोमीटर ही रहेगी, स्लाइट चेंज में अपीयर, बट ऐसा नहीं है कि आरबीसी 7-8 माइक्रोमीटर से सीधा पहुंच जाए 10 सेंटीमीटर तक ना जी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म doesn't represent the size of the cell। अगर हाथी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हाथी की बॉडी के जो सेल्स का साइज है वो ह्यूमन की बॉडी सेल से या चूहे की बॉडी सेल से बड़े होंगे। द ओनली डिफरेंस इज in the size is due to the number of cells present in the body। The only difference in the size of the organism is due to the number of cells present in the body of organism। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। एक सेल के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, एक सेल किन किन चीजों से मिलकर के बना है। देखिए हर कंपोनेंट को हम अगली वीडियोस, आगे आने वाली वीडियोस में बड़े आराम से, इत्मीनान से, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मैं उन कंपोनेंट्स का जरूर आप लोगों को देना चाहूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं 1940 की। 1940 में बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत ह्यूज डिस्कवरी जो थी वो हुई, और क्या चीज बनाई गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जो है 1940 में हुई, और इसके बाद सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स थे, अभी तक हम लाइट माइक्रोस्कोप की वजह से सिर्फ उनकी आउटर शेप ऑब्जर्व कर लेते थे, किस तरह की शेप है, साइज क्या होगा, थोड़ा बहुत ये ऑब्जर्व कर लेते थे, लेकिन उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स किस तरह के हैं, वो अरेंज्ड किस तरह से हैं, वर्किंग किस तरीके से करते हैं, ये चीजें हम तब नहीं पता लगा पाए। लेकिन जैसे ही 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया, उसके बाद सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना और ज्यादा आसान हो गया, और हमें सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पता लगा। मैं कुछ ऑर्गेनल्स का नाम यहां पर लिख करके इस वीडियो को यहां पर खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, और उन सभी के बारे में
डिटेल से अपने आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं कुछ नाम लिख देता हूं यहां पर, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, एक और बहुत ही कॉमन सा आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं। इन सभी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस के में। तब तक आप इस चैप्टर का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज इन कंसेप्ट्स की मैंने दी है, इनको रीड कीजिए, बुक से भी रीड कीजिए, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी और ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियोस डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फॉर स्टडिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, बाकी दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो गया है 3 मई तक, तो प्लीज मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अपने घरों में बंद रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।